प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। और श्रेष्ठ व्यंग रचनाओं में हमने लगभग 10-12 व्यंग पढ़े हैं। और उन व्यंग में जो हरिशंकर परसाई का जन सरोकार है वह हमें हर व्यंग रचना में परिलक्षित होता है। एक खास बात है हरिशंकर परसाई की कि उन्होंने विकृतियों पर जो प्रहार किया है वो बतरस के अद्भुत आनंद के साथ किया है। बतरस के अद्भुत आनंद के साथ विकृतियों पर प्रहार करना एक साथ बहुत दुर्लभ है। और जब ये दुर्लभता सृजनात्मकता में हरिशंकर परसाई की कलम के साथ हमसे साझा होती है, तब एक समय और समाज की उन समस्त विकृतियों को हरिशंकर परसाई जी व्यंग विधा में सजीव करते हैं। उनके व्यंग लेखन में समाज का कोई भी कोना नहीं छूटा है। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनुमान जी अदालत में, मोहक शैली में विरोध करने की अद्वितीय शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। विविध स्तरों पर भाषा अनेक परतों के भीतर चलने वाले करंट की तरह एकाएक व्यक्ति को अलर्ट करती है, व्यक्ति को चुभती है और उसके मानसिक उद्वेलन के साथ, सामाजिक परिष्कार के साथ साहित्यिक प्रतिबद्धता को फलीभूत करती है। आज हम पढ़ रहे हैं हनुमान जी अदालत में। राम ने पवन सुत हनुमान को बहुत समझाया कि तुम यहीं सुग्रीव के पास रहो, किसी सुंदरी वानरी से विवाह करो, अयोध्या में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर हनुमान ने राम के चरणों पर मस्तक रख दिया और कहा, मैं इन चरणों से दूर नहीं रह सकता। मजबूर होकर राम उन्हें अयोध्या ले आए। वे वहाँ आराम से रहने लगे। राम के मुँह लगे होने के कारण वे पुलिस की नज़रों में खटकने लगे। हनुमान जी अपने को सुपर पुलिस समझते थे। इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में घुस जाते और डांटते, इतनी चोरियां अयोध्या में हो रही है और तुम कुछ नहीं करते, तुम सब घूसखोर हो, एक एक को ठीक करूँगा। पुलिस के लोगों ने सोचा कि इसे एकाध पुलिस का रगदा दिए बिना यह ठीक नहीं होगा। संयोग कि कुछ दिनों के लिए राम अयोध्या के बाहर थे। उसी समय एक स्त्री के हार की चोरी हो गई। हार बरामद हो गया, पर पुलिस ने जाकर पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने पूछा, थाने क्यों चलूं? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, चोरी के इल्ज़ाम में तुमने सुकेशी का हार चुराया है। हनुमान जी बोले, अरे मूर्ख, मुझे सोना ही चाहिए होता तो क्या मैं सोने की लंका से उठाकर नहीं ला सकता था? खैर, मैं डरता नहीं हूँ, चलो थाने, प्रभु के आने पर तुम सबको डिसमिस करा दूंगा। हनुमान जी गिरफ्तार हो गए। एक नागरिक ने उनकी जमानत ली, तब वे हवालात से रिहा हुए। अब वे अकड़े अकड़े फिरते और कहते, जिसने लंका में आग लगाई वह अयोध्या भी फूंक सकता है। बहुत गहरा व्यंग है इस पंक्ति में कि जिसने लंका में आग लगाई वह अयोध्या भी फूंक सकता है। राम राज्य में पुलिस के वेश में जो अद्वितीय विरोधाभास है वह यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। पर राम के लौटने से पहले ही पुलिस ने जुर्म कायम करके केस अदालत में पेश कर दिया। पेशी की तारीख तय हो गई। हनुमान सीता के पास गए, चरण छूकर बोले, माता, इस पुलिस ने मुझे झूठा फंसा दिया, आप कुछ मेरी सहायता कीजिए ना। सीता ने कहा, देखो हनुमान, रानी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता। रेखांकित करिए ये पंक्ति, रानी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता। वे बाहर गए हैं, वे लौटे तभी कुछ हो सकता है। हनुमान ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, क्या आप इस दास को छुड़ा नहीं सकती? सीता ने कहा, मैंने कहा न, मेरे हाथ में कोई अधिकार नहीं है। हमने तुमसे कहा था न कि किष्किंधा में ही रहो, घर बसाओ, पर तुम माने नहीं। हनुमान निराश होकर लौट आए, पर उन्हें अपने बल पर विश्वास था। सोचते थे, कौन मुझे दंड देगा, मैं उसे पछाड़ दूंगा, अदालत को प्रहारों से तोड़ डालूंगा। पेशी के पहले राम आ गए। हनुमान उनके पास पहुँचे,
हाथ जोड़कर बोल कहा, प्रभु आप तो बाहर चले गए थे और इधर पुलिस ने मुझे झूठे मामले में फंसा लिया। कहते हैं कि तुमने सुकेशी का हार चुरा लिया। भला मैं क्यों हार चुराऊंगा? परमवीर हनुमान क्या चोरी करेगा? राम ने कहा, मैं जानता हूँ तुम चोरी नहीं करोगे, तो मुझे छुड़ाइए ना। देखो हनुमान, अब मामला सब जुडिस है, यानी अदालत में है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो अदालत का फैसला मानना होगा। हनुमान ने कहा, पर आप राजा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। राम ने कहा, नहीं, तुम समझते नहीं हो। न्यायपालिका के मामले में मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान है, कानून है, नियम है। तुम एक अच्छा वकील कर लो और मुकदमा लड़ो, छूट जाओगे। हनुमान जी निराश हुए, पर उन्हें अपने बल पर विश्वास था। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? आखिर अदालत में पेशी पड़ी। हनुमान कटघरे में बड़ी अकड़ से घुसे। पुलिस के वकील ने जिरह शुरू की। वकील ने पूछा, तुम सुकेशी को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं नहीं जानता। फिर यूँ चला, तुम जानते हो, इस हार को पहचानते हो? नहीं पहचानता। नहीं पहचानते? तुम सुकेशी को पहचानते हो? ये सुकेशी का हार तुमने चुराया? न मैं सुकेशी को पहचानता, न मैंने ये हार चुराया, यह सब झूठ है। तुमने सुकेशी का हार चुराया। अच्छा, इस फोटो को देखो, यह किसका फ़ोटो है? मैं नहीं जानता, किसी वानरी का होगा। यह तुम्हारी प्रेमिका है, सुनैना वानरी। यह मेरी प्रेमिका नहीं है, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। फिर हनुमान थोड़े रुमानी हो गए, पूछने लगे, कहाँ रहती है? वकील ने न्यायाधीश से कहा, योर ऑनर, देखिए कैसा रुमानी हो गया इस फोटो को देखते ही। फिर वकील ने हनुमान जी से कहा, मिस्टर हनुमान, आई पुट इट टू यू कि तुमने सुकेशी का हार चुराकर अपनी प्रेमिका सुनैना को पहना दिया। यह हार उसी सुनैना वानरी के पास से बरामद हुआ है। अब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, वकील के बच्चे, एक झापट में तेरी जान ले लूँगा। हनुमान जी वकील को मारने झपटे, पर उन्होंने देखा कि उनकी भुजा निर्जीव हो गई है, उठ नहीं रही है। वे लौटे और न्यायाधीश के टेबल पलटने लगे, पर फिर उनके हाथ नहीं उठे। दोनों हाथ कपाल पर रख कर रो पड़े, हे भगवान, यह क्या हो गया है? मेरा हाथ उठता ही नहीं। महाबलशाली पवनसुत हनुमान बलहीन कैसे हो गया? हे प्रभु। न्यायाधीश ने समझाया, महावीर हनुमान जी, यह रणक्षेत्र नहीं है, यह अदालत है। अदालत और वकील के सामने बड़े बड़े बलशाली केंचुए हो जाते हैं। अब कटघरे में सीधे खड़े हो जाओ और सवालों के जवाब दो। पुलिस के वकील ने कहा, योर ऑनर, यह हिस्ट्री शीटर है, इसका रिकॉर्ड देखिए। ये रावण के बगीचे में गैर कानूनी तरीके से घुस गया था, वहाँ फल लूट कर खाए, बगीचा बर्बाद कर दिया, जो रोकने आए उन्हें मार डाला। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, मुर्देर, दफ़ा 302। फिर इसने लंका में आग लगा दी, आर्सन। हनुमान ने कहा, यह तो मैंने राम और सीता के लिए किया था। जवाब दो, किया था कि नहीं? हनुमान जी ने दीन भाव से कहा, हाँ किया था। अब हनुमान इस एहसास से कि मेरा बल चला गया, इतने घबरा गए कि सवालों के अंश जवाब देने लगे। वे पागल जैसे हो गए और फंस गए। न्यायाधीश ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुना दी। वे जेल चले गए, वहाँ रोते थे, हे प्रभु तुम कहाँ हो? अपने दास की रक्षा क्यों नहीं करते? राम ने अपने सचिव को जेल भेजा और कहा, उस हनुमान से मेरे नाम मर्सी पिटिशन लिखा लाओ, क्षमा का आवेदन। सचिव लिखा लाया और राम ने तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। हनुमान बाहर निकले तो सोचा, जरा अपने बल का परीक्षण तो करूं। उन्होंने पास के झाड़ को जड़ से उखाड़ दिया। अरे, मेरा बल लौट आया। पर दूसरे दिन उन्होंने अपना बिस्तर बांधा और राम के पास पहुंचकर कहा, प्रभु, मैं राम राज समझकर आ गया था, पर देखता हूँ कि राम की कुछ चलती ही नहीं, अतः अब मैं वापस जा रहा हूँ। राम ने कहा, जाओ, तुम्हें मेरा आशीष है, पर विवाह जरूर कर लेना। और हनुमान जी रामराज से वानर राज लौट आए। इस निबंध में एक विडंबना है, पुलिस महकमे की और अदालती कार्रवाई की। इस सारी किस्से में जो हमारे यहाँ की अंतर विरोध है, जो व्यवस्था और कानून के बीच में आम जनता के शोषण की और बेगुनाह की सज़ा तफ्तीश हो जाने तक के
संदर्भों की बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। और दूसरा, राम राज्य में राम भी कैसे बेबस हो जाते हैं। सत्ता का जो मद है, सत्ता का जो लोभ है और सत्ता का जो नशा है, वो व्यक्ति को अपने सेवक के लिए या सत्य के लिए भी कितना निर्जीव सिद्ध कर देता है, यह भी यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। और जैसे ही हनुमान उस मुसीबत में से निकलते हैं, यकायक उनकी शक्ति लौट आती है। अदालती कार्रवाई में वकीलों की पेशगी के साथ झूठे सच्चे सवालों की बौछारों से व्यक्ति किस तरह आहत होता है, पगला जाता है, घबरा जाता है और अपने ही सवाल जवाब की उधेड़-बुन में फंस जाता है और झूठी बातों में, मिथ्या जालों में, प्रपंचों में उसका केस वह हार जाता है और सज़ा उसे जेल हो जाती है। तब राम का अंत में ये कहना कि हाँ तुम जाओ और हनुमान का बिस्तर बांध लेना, ये इस पूरे व्यंग निबंध का सारांश है। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको 2 पंक्तियाँ रेखांकित करवाई है कि स्त्री को कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता। यह भी एक बहुत बड़ा व्यंग है। और दूसरा, राम की का जो हनुमान का जो शक्ति परीक्षण है, वो भी यकायक कैसे निर्जीव हो जाता है, कैसे वो लाचार हो जाता है व्यक्ति, व्यवस्था के आगे कैसे घुटने टेक देता है, इन सारी स्थितियों का और उसकी मन स्थिति का जो द्वंद्व है, वह कितना गिड़गिड़ाता है सीता के पास, राम के पास, जिनके लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और जय श्री राम के लिए वह पूजा जाता है, माना जाता है। और स्वयं राम हनुमान के बिना एक कदम न उठा सके, ऐसे राम भी हनुमान के लिए किस तरह से विवश हो जाते हैं। सत्ता के लोलुपता और सत्ता के मद की अभिव्यक्ति को यहाँ पर बहुत तीखे नश्तर के साथ हरिशंकर परसाई ने स्पष्ट किया है। मैं आपको इसमें एक होम असाइनमेंट दे रही हूँ। इस निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।